हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा मध्य प्रदेश में वन संसाधन, है ना। वन संसाधन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर आपके सामने लेके आया गया है। तो वन संसाधन को हमने देखा, वन संसाधन के वर्गीकरण में जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और देन प्रजातियों के आधार पर और प्रादेशिक के आधार पर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम जलवायु के आधार पर देखा जाए तो पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन और सूक्ष्म पर्णपाती वन, इन तीनों को हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन से क्षेत्र में ये आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलें तो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, इधर पर कौन सी वन पाए जाते हैं, तो अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन सी वन का क्षेत्र है, अर्ध पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती वाला ये क्षेत्र है। उसके जस्ट ऊपर आते हैं हम, तो ये वाला जो खाली एरिया है, इस वाली एरिया में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जो खाली एरिया मैंने आपको बताया, ये है ना, ये वाला एरिया जो है वो पर्णपाती का है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम इसके जस्ट ऊपर वाली एरिया में बढ़े तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है वो कौन सा, सूक्ष्म पर्णपाती वन, अर्ध या तो हम बोले सूक्ष्म पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें, सूक्ष्म पर्णपाती वन। ठीक है, विशेष रूप से आप याद रखें। अब देखो, ये जो एक भूभाग है या तो हम बोल दें ये एक क्षेत्र है, तो क्षेत्र में हम तो ये देखेंगे कि भाई ये जो वन है वो इसमें कितने टेम्परेचर या कितने वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कैसे योगदान है इसका, तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। पर्णपाती को हम सीधा समझें, सबसे पहले पर्णपाती को हम ये जान सकते हैं कि ये पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, पर्णपाती जो है इसे हम किस नाम से जान सकते हैं, पतझड़ के नाम से, पतझड़ के नाम से हम इसे जान सकते हैं। याद रखेंगे, पतझड़। ठीक है, सही, झड़, पतझड़ के नाम से हम इसे जानते हैं। अब देखें, ये जो है इसकी जो पर्णपाती वन पाने के लिए हमारे पास 75 से 100 सेंटीमीटर तक का क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा, 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसमें पाए जाते हैं, तभी जाके ये पतझड़ वाले वन होंगे। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन का योगदान है, वन सबसे ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएंगे पर्णपाती वन में, तो बैतूल आ जाएगा, छिंदवाड़ा आ जाएगा और सागर आ जाएगा। ठीक है, तो बैतूल यहाँ पर है, बैतूल, छिंदवाड़ा और देन सागर। ठीक है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, ये पर्णपाती वन बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है पर्णपाती वन वो पतझड़ वाले पर्णपाती वन बोला जाता है, और इसमें जो वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक की इसमें वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हम बोल दें नीम का पेड़, जैसे हम बोले वन का नाम ले लें तो एक है नीम का पेड़, ठीक है, एक है शीशम का पेड़, शीशम का पेड़ का भी योगदान है क्योंकि ये भी पतझड़ वाले वन होते हैं। ठीक है, और हम बोल दें पीपल, पीपल का भी पेड़ इसमें आ जाएगा। पतझड़ का मतलब सीधा सा ये है कि अपने समय तक ये हरा भरा रहेगा, इसके बाद में ये अपने आप के पत्ते छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर से इसमें पत्ते आ जाते हैं, तो समय समय पर पत्ते को अपना छोड़ देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं या पर्णपाती क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो वन का योगदान इस वाले क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को पतझड़ वन भी बोला जाता है, और इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। इतना है तो समझ लो पतझड़ वाला है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें
तो इसमें जो मुख्य मुख्य जो वृक्ष है, नीम है, शीशम है, पीपल है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अर्धवन अगर देखा जाए, अर्धवन के बारे में अगर हम देखें तो अर्धवन में जो है वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर अर्धपर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे बोले तो इसमें ये बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग होता पतझड़ वाला जो स्टार्टिंग होता है वही यहाँ पर अर्धपर्णपाती में बोला जाएगा। स्टार्टिंग जैसे बोल रहे हैं कि कोई भी पेड़ पौधे स्टार्टिंग जब होगा तो हरा भरा रहता है। ठीक है, तो वो अर्धपर्णपाती के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए जैसे बांस है ना, कुछ ऐसे वन हैं जैसे हम बोल दे बांस, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं महुआ, ठीक है, बांस, महुआ, ये भी ऐसे वृक्ष हैं। इसके बाद में हम बोल सकते हैं सागौन भी आएगा, शीशम भी आ जाएगा। ठीक है, सागौन और शीशम, ठीक है, ये याद रखें आप। ये मैंने वन बताए हैं कुछ, जैसे बांस, महुआ वृक्ष है, ये कुछ बांस, महुआ, सागौन, शीशम, ये कुछ वृक्ष पाए जाते हैं और इनका जो क्षेत्र रहेगा बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल। ठीक है, क्षेत्र कहां कहां मैंने बताया आपको, इनका क्षेत्र बालाघाट, बालाघाट, ठीक है, बालाघाट के बाद अनूपपुर और शहडोल, अनूपपुर और शहडोल। ठीक है, अब हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती में यही चीजें, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने इसमें वर्षा की मात्रा होनी चाहिए और इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का योगदान होनी चाहिए। कितना, 50 से 75 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की योगदान होनी चाहिए। ठीक है, कटीले प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सी प्रजाति के, कटीले। कटीले का मतलब जो कांटे वाला वृक्ष होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। ये कांटे वाले वृक्ष, जैसे हम बोल रहे हैं बेर, है ना, बेर में कांटे पाए जाते हैं। खैर का पेड़ भी है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एक तो है खैर का पेड़, ठीक है, एक तो है बेर का पेड़, ठीक है, और एक और होगा पलास का पेड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पलास का पेड़ में भी कांटे पाए जाते हैं, है ना। और इन्हें देखो कम वर्षा प्राप्ति वाले भी बोला जाता, कम वर्षा के कारण इनमें कांटे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो ये तो हमने जलवायु के आधार पर शुष्क पर्णपाती, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, इन तीनों को हमने समझा। और इन तीनों में अपने को एक ही चीज याद रखना है, वो ये रखना है कि कितने सेंटीमीटर तक वर्षा इनमें होनी चाहिए और कितने सेंटीमीटर में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, ये विशेष रूप से याद रखना। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें लगते हैं, जैसे ऊपर वाला क्षेत्र आ जाएगा तो यहां तक अटैच हो रहा है मंदसौर, M फॉर मंदसौर, R फॉर रतलाम, ठीक है, मंदसौर, रतलाम और ग्वालियर, मुरैना, तो यहां पर ग्वालियर है, ठीक है, और यहां पर मुरैना है, याद रहेगा। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया कि शुष्क पर्णपाती वाले क्षेत्र कौन कौन सी हैं, तो मंदसौर, रतलाम, ग्वालियर, मुरैना, ठीक है, और इसमें कटीले वन पाए जाते हैं और इसकी वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। कटीले वन कौन कौन से, खैर, बेर और पलास के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको जलवायु के आधार पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं किसके आधार पर, प्रशासन के आधार पर। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित, है ना, ये चीजों को आप समझते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रशासन के आधार पर, है ना, प्रशासन के आधार पर अगर हम देखें तो एक साइड हम लिख लें प्रशासन के आधार पर, ठीक है, हेडिंग में आप डाल लेना प्रशासन के आधार पर। ठीक है, तो आरक्षित, पहला तो आप लिखना आरक्षित, ठीक है, पहला हम क्या लिखे, आरक्षित, फिर आप बीच से लाइन खींच देना,
फिर लिखेंगे संरक्षित, फिर क्या लिखेंगे संरक्षित, ठीक है, फिर आप बीच से लाइन खींच देना। इसके बाद में अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत वन, ठीक है, सब में वन लिख सकते हो, संरक्षित वन, आरक्षित वन, ठीक है। अब देखो आरक्षित का मतलब क्या है ना, आरक्षित को अगर देखा जाए तो प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में, क्या बोला मैंने, ये इसके बारे में, आरक्षित वन जो है प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में होता है, ये मतलब लोगों का आवागमन इसमें नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें जो है प्रशासन का नियंत्रण तो है मगर कम है, प्रशासन का नियंत्रण तो है मगर कम है, और इसमें प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण है। और इसमें तो समझ लो एरा है, ये एरा का मतलब यही कि इसे कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर हम देखें प्रतिशत के आधार पर आरक्षित वन कितने हैं, तो 65% है आरक्षित वन, कितना पूरे वन का 65% आरक्षित किया गया है, ठीक है। और संरक्षित की बात आ जाए प्रतिशत में तो 33% संरक्षित किया गया है। अवर्गीकृत वन जो है उसका योगदान प्रतिशत में 2% का है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना सरकार का पूर्ण नियंत्रण, इसमें सामान्य नियंत्रण, और इसमें कोई नियंत्रण नहीं, ठीक है। ठीक, इसके बाद में हम आगे बढ़े तो हम ये बोल सकते हैं इसे कि कौन कौन सी क्षेत्र लगेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सर्वाधिक वन जो है आरक्षित वन, सर्वाधिक वन आरक्षित वन में कौन सी जिला लगेगा, तो खंडवा होगा, कौन सा होगा, खंडवा जिला, ठीक है। आरक्षित में खंडवा होगा। कम की बात आ जाए तो छतरपुर, सर्वाधिक और कम, ठीक है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है, खंडवा में, कम कहां है, छतरपुर में, ठीक है, याद रहेगा। और संरक्षित में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा छतरपुर में है, ठीक है, कहां पर है, छतरपुर में है। अगर कम की बात आ जाए, कम कहां पर है, तो कम कहां पर है, खंडवा में है, ठीक है। तो एक तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रिक भी फॉलो कर लेना, जो इसका सर्वाधिक है वो उधर संरक्षित में कम होगा, जो इसका कम है वो संरक्षित में इसका ज्यादा होगा, याद रहेगा, ठीक है। अब देखना यहां पर अवर्गीकृत में अगर देखा जाए तो पहला जो है छतरपुर है, तो छतरपुर आप याद रखना, अवर्गीकृत में छतरपुर की ज्यादा मतलब ज्यादा योगदान है, ज्यादा वन पाए जाते हैं, और कम कहां रहेगा, खंडवा में रहेगा। याद हो गया आपको, जहां तक आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। आरक्षित वन किसे कहते, संरक्षित वन किसे कहते, अवर्गीकृत वन किसे कहते, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर अगर इनके आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पर यही पूछेगा, 65, 33 और 2, ठीक है ना। अब जलवायु के आधार पर हमने देख लिया, प्रशासन के आधार पर हमने समझा, अब प्रजाति के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रजाति के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रजाति के आधार पर कुछ वन ऐसे हैं, वन पाए जाते हैं, जैसे हम बोल दें सागौन का वन, ठीक है, एक सागौन है, सागौन वन बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका योगदान है। इसके बाद में प्रजाति के आधार पर एक और प्रजाति है जिसे हम बोलते हैं साल का वन, किसका, साल वन, ठीक है। एक और प्रजाति है जिसे हम बोल सकते हैं बांस का वन, ठीक है, किसका, बांस का, ठीक। ये जो 3 है, इसके बाद में आप अन्य भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप इसे अन्य में भी लिख सकते हो क्योंकि अन्य वन भी पाए जाते हैं। तो हम देखें सागौन को देखें तो सागौन जो है इसका वनस्पतिक नाम अगर देखा जाए टिक्टोना ग्रेडियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके वनस्पतिक नाम जो है वो क्या है, टिक्टोना, ठीक है, टिक्टोना
वनस्पति नाम बता रहा हूं आपको, टिक्टोना ग्राडियंस, ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मध्य प्रदेश के सागौन वृक्ष जो है कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 17, पूरे क्षेत्रफल का 17.8% भूभाग पर ये पाया जाता, पूरे मतलब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सागौन का वृक्ष पाया जाता है, सागौन वन पाए जाते हैं। विशेष रूप से आप याद रखना, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में आता है और इससे पूर्व अगर देखा जाए तो पीएससी में भी पूछा जा चुका है प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, तो याद रखना। और हम आगे बढ़े, कौन कौन सी जिला इसमें लगते हैं, तो पहला लिख लो आप बालाघाट, ठीक है, तो बालाघाट भी लिख सकते हैं, ठीक है, होशंगाबाद भी लिखना आप, ठीक है, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, तो मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, ठीक है। सागौन वृक्ष इन सारे डिस्ट्रिक्ट जिला में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम साल वृक्ष को देखें, सोरिया इसका जो नाम है, साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम या वनस्पतिक नाम बोला जाए तो इसे सोरिया रोबस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरिया रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है, ये विशेष रूप से आप याद रखना। और इसके बाद में अगर देखा जाए इसका योगदान पूरे मध्य प्रदेश के वन में से अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 16.54%, 16.54% भाग में ये पाए जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 16.54% पर ये पाए जाते हैं, ये विशेष रूप से आप याद रखें। कुछ जिले हैं इसके, जैसे हम बोल दें उमरिया, बालाघाट, ठीक है, उमरिया, बालाघाट, ठीक है, उमरिया, बालाघाट, शहडोल, सीधी, शहडोल, सीधी, ठीक है, कुछ ये जिले हैं जहां पर साल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में बांस के बारे में हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, तो बांस के बारे में समझते हैं। बांस जो है इसका वनस्पतिक नाम जो है बम्बूसोइड करके, क्या नाम है इसका? बम्बूसोइड, बम्बूसोइड, ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम है ये, ठीक है। और ये जो इसका अगर देखा जाए जिला तो बालाघाट, उमरिया और सतना, बालाघाट, उमरिया, ठीक है, और सतना, यहां पर ये अधिक पाए जाते हैं, विशेष रूप से आप याद रखना। और मिश्रित में देखा जाए तो मिश्रित का कोई इतना ज्यादा रोल कॉल नहीं है, क्योंकि मिश्रित में हम बोल दें पैदावार अगर देखा जाए तो होशंगाबाद और मंडला, छिंदवाड़ा यहां पर अधिक पाए जाते हैं, तो लिख लेना होशंगाबाद, ठीक है, मंडला और बालाघाट, ठीक है, यहां पर सारे वन पाए जाते हैं। जैसे हम बोल दें क्या बोल सकते, तेंदुपत्ता, महुआ, पलाश, बबूल, खैर, ये सारे वृक्ष अन्य में इन सारे जिलों में अधिक पाए जाते हैं, विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक में समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और प्रजाति के आधार पर मैंने आपको बता दिया। प्रादेशिक के आधार पर बताना बाकी है, तो उसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो, प्रादेशिक का मतलब क्षेत्र, ठीक है ना, कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं और कौन कौन सी जिले हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो सघन, देखो प्रादेशिक के आधार पर अगर मैं बांट रहा हूं तो मैं प्रादेशिक के आधार पर पहला जो रहेगा दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, क्या बताया मैंने? दक्षिणी नर्मदा
क्षेत्र। ठीक है, पहला तो ये हो गया है ना। अब इसे दूसरा हम देखें तो दूसरा है विंध्य कैमूर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विंध्य कैमूर क्षेत्र, याद रखें, विंध्य कैमूर क्षेत्र। और तीसरा जो है हमारा शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। ठीक है, या मुरैना क्षेत्र भी बोल सकते हैं अपन, मुरैना क्षेत्र। ठीक है, तो देखो दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र जो है, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में अति सघन पाए जाते हैं, सघन। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? अति सघनता, अति सघन, मतलब यहां जो वृक्ष होगा वो एकदम पास पास में होंगे। ठीक है, और सघन अगर देखा जाए तो विंध्य कैमूर वाले क्षेत्रों में सघन पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा अपन बोल सकते हैं थोड़ा कम पास पास। और हम अगर देखें मुरैना क्षेत्र में तो विरल, दूर दूर यहां पर वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर विरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। देखो दक्षिणी क्षेत्र में अति सघनता पाए जाते हैं, विंध्य क्षेत्र में सघन पाए जाते हैं, और मुरैना या शिवपुरी क्षेत्र में विरल पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से आप याद रखना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर देखा जाए यहां पर दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी वन पाए जाते हैं, तो बांस, महुआ, सागौन। ठीक है, तो एक लिख लेना, साल, बांस, महुआ। ठीक है, ये तीन जो वृक्ष हैं, एक सागौन भी लिख लेना आप, सागौन भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सागौन। अगर इस वाले क्षेत्र में चले, शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल। ठीक है, शीशम, ठीक है, तेंदुपत्ता और पीपल। ठीक, विंध्य कैमूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुरैना वाले क्षेत्र में बबूल, पलाश, बेर, खेर। ठीक है, तो बेर लिखो पहले, बेर, बबूल, पलाश, खैर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खैर, ये तो जहां तक समझ में आ रहा है, ये खैर कौन सा है? तो खैर वो कौन सा पेड़ है? तो कत्था बनाने वाला जो पेड़ है ना, उसी को हम खैर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। कौन सी क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये जिला भी बता देता हूं, जिला भी लिख लो, बालाघाट, होशंगाबाद, यहां पर लिख लो बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, सिवनी। ठीक है, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, और एक जो क्षेत्र है वो है मंडला। ठीक है, ठीक। अगर विंध्य कैमूर क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो इस वाले क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, और कौन कौन सी है? सागर, दमोह, कटनी, सतना। सागर, दमोह, कटनी, सतना। ठीक है, मुरैना क्षेत्र को अगर देखें हम तो मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर। ठीक है, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम। ठीक है, ये आप डिस्ट्रिक्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो ये समझ में आया जहां तक? ठीक, चलो आगे बढ़े। तो प्रादेशिक के आधार पर भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो कुछ मैं आपको वन के बारे में बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं अभी बताना बाकी है, तो वो चीजें आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां तक आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो एक बार आप देख के अच्छे से नोट डाउन कर लें, और जितना आप पढ़ रहे हैं उससे आप नोट्स भी बनाते रहें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिए और काम हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको ओरल बता देता हूं, उन चीजों को भी कभी कभी आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो प्रमुख वन उत्पादन के बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रमुख, ये हेडिंग रहेगा अपना, प्रमुख वन उत्पादन। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा वो रहेगा सागौन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, सागौन, है ना। अब सागौन को हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है अभी जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा है तो जान सकते हैं अपन, सबसे पहले स्थान पर या बोल दें हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, सागौन है, पहला याद रखना। ठीक है, दूसरी ये बोल सकते हैं बोरी घाटी में पाने वाला वृक्ष कौन सा, सागौन है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और तीसरी पॉइंट ये भी है कि यहां पर सघनता, मतलब बोल सकते हैं सघनता ज्यादा पाई जाती है, सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, एक जो साल वृक्ष है, साल वृक्ष का स्थान दूसरा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा वृक्ष है, सागौन है, और दूसरे स्थान पर साल है। ठीक है, और साल जो है मध्य प्रदेश की कौन सी क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर आप याद रखना, साल वृक्ष मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये विशेष रूप से याद रखना। ठीक, अगर हम देखें तीसरा जो है वो है बांस। तीसरा कौन सा वृक्ष है, बांस है, या कौन सा वन है, बांस है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है और आएगा भी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि बांस कहां पे पाया जाता है तो याद रखना बालाघाट जिला। ठीक है, बालाघाट जिला में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है, विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, अगर प्रजाति पूछा जाए तो अल्कोबा एक प्रजाति है बांस की, बलकोवा, है ना, ये प्रजाति है बांस की। ठीक है, कभी कभी प्रजाति भी पूछ लेता है, तो बांस की प्रजाति बलकोवा के नाम से भी इसे जाना जाता है, कभी कभी ये प्रजाति भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो तेंदुपत्ता भी जानते होंगे आप लोग, तेंदुपत्ता चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश में, तेंदुपत्ता का योगदान चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है, ये भी आपको पता है, तेंदुपत्ता से सबसे पहले क्या पॉइंट है अपना, बीड़ी बनता है। अगर हम देखें भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में अगर देखा जाए, भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। याद रखना, एमपी प्रथम स्थान है तेंदुपत्ता उत्पादन करने में। ठीक है, याद रहेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद में ये कहां कहां पर तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है, तो सागर, ठीक है, शहडोल और देन जबलपुर। ठीक है, अब देखो सागर बोला है तो सागर संभाग है, तो इसके अंतर्गत जितने भी जिले आएंगे वो सारे के सारे अटैच हो जाएंगे इसमें। शहडोल बोला है, इसमें जितने भी जिले आएंगे वो सारे जिले में तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। जबलपुर में 8 जिले हैं, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, 8 जिले मतलब 8 जिलों में तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता। अब देखो एक जो है वो है लाख, ठीक है, चौथा, ये पांचवा, ठीक है, पांचवा जो है वो है लाख। अब लाख समझ रहे होगे कि लाख क्या है, तो बेर पर जो लगता है ना, बेर पर, ठीक है, या तो बोल सकते एक तरह की लाख क्या है, कीट है, कीट है ना। हम क्या बोल सकते हैं, लाख को कीट बोल सकते हैं। और ये कीट कहां पर लगता है, तो पलाश के पेड़ में, बेर के पेड़ में, तो लिख लो आप, बेर के पेड़ में, पलाश के पेड़ में, ठीक है, ये कीट लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। और लाख का अगर देखा जाए तो लाख का सरकारी कारखाना कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो लाख का सरकारी कारखाना मध्य प्रदेश के उमरिया में है। कहां पर है, उमरिया में, ये याद रखना, सरकारी कारखाना है ये, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला में है, उसका नाम है उमरिया, ये विशेष रूप से आप याद रखना। और लाख का उपयोग क्या है, लाख को इतना बढ़ चढ़ के क्यों सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो जितनी भी महिलाएं हैं वो चूड़ी पहनती हैं, तो चूड़ी जो बनता है वो किससे बनता है, लाख से बनता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक और जो है वृक्ष है उसका नाम है खैर वृक्ष। कौन सा वृक्ष, खैर वृक्ष। ठीक है, अब खैर वृक्ष जो है वो शिवपुरी, मुरैना वगैरह में, शिवपुरी
डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख लो आप, शिवपुरी, मुरैना, ठीक है। इससे कत्था बनाया जाता है, कत्था, ठीक है। कत्था, मुंह रचा रहे हो आप, कत्था खा खा के पान खाते हो, उसी का है ये, है ना, ठीक। चलो खैर भी आपको समझ में आ गया। हर्रा जानते हो, हर्रा, एक हर्रा है, हर्रा औषधि में काम आता है बहुत ज्यादा, हर्रा ये है ना, इसका भी पेड़ है। तो हर्रा जो है छिंदवाड़ा और मंडला में सबसे ज्यादा होता है। हर्रा जो है कहां कहां, छिंदवाड़ा और मंडला, इन जिलों पर इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये विशेष रूप से आप याद रखना, ठीक है। और आपको याद होगा शायद आपके घर में एक त्रिफला करके त्रिफला है ना, ये याद रखना, त्रिफला 3 फलों का समूह को कहा जाता है, ठीक है। त्रिफला किसे कहा जाता है, 3 फलों के समूह को कहा जाता है। तो 3 फल कौन कौन से, हर्रा, बहेड़ा, हर्रा, बहेड़ा और आंवला, ठीक है। दवाई बनाया जाता है तो त्रिफला जो है वो त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा और आंवला को कहा जाता है त्रिफला के रूप में। और ये जो है इसे बड़े पैमाने में औषधि का उपयोग किया जाता है, हर्रे का ध्यान रखना, ठीक है। औषधि का जो उपयोग किया जाता है वो त्रिफला को भी किया जाता है, क्योंकि आप छोटे रहे होंगे तो छोटे में जरूर आप त्रिफला का उपयोग किए होंगे। अब कुछ ऐसे हैं जैसे हम बोल दे गोंद, ठीक है, गोंद से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं 8वें नंबर में, जो है वो है क्या, गोंद, ठीक है। अब गोंद जो है बबूल, आंवला और इन सब से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये पेड़ है, इनसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं बबूल के पेड़ से, बबूल के पेड़ से इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कुसुम का भी एक पेड़ है, तो कुसुम के पेड़ से भी इसे प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज्यादा ये है, ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, बालाघाट और शिवपुरी, झाबुआ, इन क्षेत्रों में अधिकता इनकी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो मध्य प्रदेश में ये गोंद पाया जाता है, 2 प्रकार के होते हैं गोंद, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट जो इसका प्रकार है उसे बोला जाता अरेबिक, अरेबिक है ना, अरेबिक गोंद, क्या नाम बताया मैंने, अरेबिक, अरेबिक गोंद। और दूसरा जो है उसका नाम है कुल्लू गोंद, दूसरा जो है उसका नाम क्या है, कुल्लू गोंद, ठीक है। अरेबिक जो गोंद है उसे किसी मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अरेबिक जो गोंद है इसे मिष्ठान या मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुल्लू गोंद को केक या पेस्ट्री बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। कुल्लू गोंद को केक या पेस्ट्री बनाने में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलो आगे और चीजें समझते हैं। ये कुछ मैंने आपको प्रमुख वन उत्पादन के बारे में बताया है, तो आप आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे कि फिर से उसी के अनुसार हम वीडियो बना सकें आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, तो हम आपको ज्यादा ध्यान रखेंगे तभी आप हमें ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ संसाधनों के बारे में जानते हैं, ठीक। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल लेना, राज्य के प्रमुख वन संसाधन व केंद्र, है ना, राज्य के प्रमुख वन संसाधन, वन संसाधन व केंद्र, ठीक है। राज्य के प्रमुख संसाधन व केंद्र, ठीक। अगर मैं पूछूं आपसे भारतीय वन प्रबंध संसाधन कहां पर है, संस्थान कहां पर है, ठीक है। संस्थान की बात आ जाए तो संस्थान कहां पर, केंद्र या संस्थान, ठीक है। केंद्र कहां पर है तो भोपाल में है। और एक और क्वेश्चन कभी कभी हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन, वन विकास निगम कहां पर स्थापित किया गया है, तो वन विकास निगम भोपाल में स्थापित किया गया है।
जड़ी बूटी बैंक किस जिले को कहा जाता है, जिला या क्षेत्र को, तो पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो जबलपुर में है। इनसे क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे, तो मैं जितना आपको बोल रहा हूं वो आप नोट डाउन करते रहें, वीडियो को आप रोक रोक के नोट डाउन करें। ठीक है, चलो कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं के बारे में या तो मैं कोशिश करता हूं पेपर में कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, ठीक है, क्वेश्चन में आने वाले जो चीजें संभावना के रूप में बता रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहां पर, बालाघाट में। इसके बाद में दूसरे स्थान पर जो है उसे हम बोलते हैं छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत दोनों जिले आएंगे, विशेष रूप से याद रखना। अगर न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम की बात अगर आ जाए, तो न्यूनतम कहां पर वन कम है, न्यूनतम को कम से रिलेट करिए आप, तो उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में वन जो है वो कम पाए जाते हैं, और शाजापुर में, उज्जैन और शाजापुर, इन दो चीजों को, दो डिस्ट्रिक्ट को याद रखें। ठीक है, और इसके बाद में अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त कितने हैं, मध्य प्रदेश में वन वृत्त, वन वृत्त कुल कितने हैं, तो 16 वन वृत्त पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का वन वृत्त कौन सा है, अगर बड़ा की बात आ जाए, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश की वन वृत्त कौन सा है या किस जिले को कहा जाता है, तो खंडवा आ जाएगा। ठीक है, खंडवा सबसे बड़ा है। और छोटा की बात आ जाए, या कम या छोटा ही बोल सकते हैं हम, छोटा कहां पर स्थापित किया गया है, तो होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चलो आशा करता हूं कि आपको ये सारे जो आज के मध्य प्रदेश के वन संसाधन के जितने भी आपको मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, वो सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। और इसके बाद में जो हमारा लेक्चर सेकेंड, इसके बाद में जो लेक्चर बनेगा वो भी कोशिश करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने हो जाए। ठीक है, तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हो, चाहने वाले, सबको आप क्या करो, फॉरवर्ड करो, सबको शेयर करो, और लोगों को जरूर से जरूर इस वीडियो के बारे में बताओ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी के कंप्लीट सीरीज आपके सामने है। आप जितने बच्चे अगर नए हैं वो बच्चे भी इसे देख सकते हैं, जितने बच्चे पुराने हैं तो रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि, मैंने कोशिश ये किया है कि इस वीडियो में मैंने ये कोशिश किया है कि करंट अफेयर भी अटैच कर दिया है इसमें, है ना, तो आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, योजनाएं वगैरह जो मिलेंगी वो अलग से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने वीडियो को अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।